नमस्कार। आज तारीख है 25 नवंबर 2025 और एक बहुत ही खास मौका है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण पूरा हुआ है और इसी अवसर पर एक विशेष ध्वज फहराया गया है। तो आज हम इसी धर्म ध्वज के बारे में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये सिर्फ एक झंडा नहीं है, बल्कि इतिहास, प्रतीकवाद और यहाँ तक कि विज्ञान का एक संगम है। ये अयोध्या के एक खोए हुए प्रतीक को एक तरह से फिर से जीवित करने की कहानी है। चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। बिल्कुल। और ये कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि ये सिर्फ आस्था से नहीं जुड़ी है। ये वर्तमान को एक बहुत बहुत दूर के अतीत से जोड़ने का एक अकेडमिक प्रयास है, जो प्राचीन ग्रंथों और वो ऐतिहासिक चित्रों पर हुए शोध से ही संभव हो पाया है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस ध्वज का हर एक पहलू, इसका आकार, इस पर बने चिन्ह, सब कुछ बहुत सोच समझ कर चुना गया है। तो फिर इसके डिज़ाइन से ही शुरू करते हैं, क्योंकि पहली नज़र में ही ये किसी भी सामान्य झंडे से बहुत अलग दिखता है। हम सब तो आयताकार झंडे देखने के आदी हैं, लेकिन ये ध्वज एक समकोणीय त्रिभुज के आकार का है और इसका गहरा केसरिया रंग ये तो अपने आप में ही बहुत कुछ कहता है। हाँ, केसरिया रंग तो सनातन परंपरा में अग्नि, त्याग और उगते हुए सूरज का प्रतीक है। लेकिन इसका त्रिभुजाकार होना भी कोई नई बात नहीं है। प्राचीन भारतीय ध्वज परंपराओं में इसे पताका कहा जाता था और ये आकार बहुत आम था। अच्छा। तो ये भी एक तरह से ऐतिहासिक परंपरा की वापसी है, आधुनिकता की देन नहीं। और इसके साइज की बात करें तो स्रोतों में जो आंकड़े दिए गए हैं वे तो काफी प्रभावशाली हैं। लगभग 10 फीट ऊंचा और 20 फीट लंबा। जरा सोचिए, 161 फीट ऊंचे मंदिर के शिखर पर फहराता हुआ ये विशाल ध्वज कितना भव्य दिखता होगा। और आपने शिखर की बात की तो मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, इसे मंदिर के शिखर पर ही क्यों लगाया गया? क्या प्राचीन काल में भी, खासकर नागर शैली के मंदिरों में, ध्वज को सर्वोच्च बिंदु पर ही स्थापित करने की परंपरा थी? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये ध्वज के वास्तुशिल्प महत्व को उजागर करता है। नागर शैली, जो उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला की पहचान है, उसमें शिखर मंदिर का सबसे पवित्र और ऊंचा हिस्सा माना जाता है। ये सीधे गर्भगृह के ऊपर होता है और इसे सांसारिक दुनिया को दिव्य दुनिया से जोड़ने वाला एक सेतु माना जाता है। अण के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण का प्रतीक है। ये एक तरह की घोषणा है कि अब ये स्थान दैवीय ऊर्जा के लिए प्रतिष्ठित और पूर्ण है। तो ये सिर्फ एक सजावट नहीं, एक अनुष्ठानिक पूर्णता का संकेत है। यानी ये उस पूरी संरचना पर एक अंतिम मोहर है जो कहती है कि अब ये पूर्ण हुआ। लेकिन इतनी ऊंचाई पर, जहां हवा का दबाव बहुत ज्यादा होता है, एक कपड़े के झंडे को टिकाए रखना, वो तो अपने आप में एक चुनौती होगी। बिल्कुल। और यहीं पर परंपरा और आधुनिक तकनीक का मिलन होता है। उस भव्यता और प्रतीकवाद को बनाए रखने के लिए इसके निर्माण में आधुनिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया है। इसे अहमदाबाद के विशेषज्ञों ने तैयार किया है और जो सामग्री इस्तेमाल हुई है वो बड़ी हैरान करने वाली है। पैराशूट नायलॉन, ये तो बहुत ही अप्रत्याशित है। मैं तो सोच रही थी कि इतने पवित्र ध्वज के लिए रेशम या शायद खादी जैसे पारंपरिक भारतीय कपड़े का इस्तेमाल हुआ होगा। इतनी आधुनिक और गैर पारंपरिक सामग्री चुनने के पीछे क्या कोई खास वजह थी? वजह बहुत व्यवहारिक है। जैसा कि आपने कहा, 161 फुट की ऊंचाई पर हवा की गति बहुत बहुत तेज होती है। इसके अलावा उसे हर तरह के मौसम का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो तेज धूप हो, मूसलाधार बारिश हो या फिर कड़ाके की ठंड। रेशम या खादी जैसा कोई भी पारंपरिक कपड़ा, वो तो कुछ ही हफ्तों या महीनों में फट जाएगा या उसका रंग फीका पड़ जाएगा। सही बात है। एविएशन ग्रेड पैराशूट नायलॉन अपनी असाधारण मजबूती, हल्के वजन और मौसम के प्रति प्रतिरोध के लिए जाना जाता है। तो ये सिर्फ प्रतीकवाद नहीं, बल्कि टिकाऊपन और इंजीनियरिंग का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। यह सुनिश्चित करता है कि ये प्रतीक आने वाले कई सालों तक वहां शान से लहराता रहे। तो ये सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि एक इंजीनियरिंग का कमाल भी है। क्या हमारे स्रोतों में इस पर और जानकारी है कि इसे बनाने की प्रक्रिया क्या थी? क्या कोई पारंपरिक कारीगरी भी इसमें शामिल थी या ये पूरी तरह से आधुनिक तकनीक पर आधारित है? स्रोत बताते हैं कि ये मिश्रित प्रक्रिया थी। कपड़े का चयन और उसकी कटाई तो आधुनिक मशीनों से हुई ताकि मजबूती और सटीकता बनी रहे, लेकिन इस पर जो प्रतीक बनाए गए हैं उन्हें पारंपरिक कारीगरों ने रेशम के धागों से बहुत बारीकी से काढ़ा है। अच्छा। तो यहाँ भी हाथ की कला और मशीन की शक्ति का एक सुंदर संतुलन देखने को मिलता है। तो ये मजबूत कपड़ा तो ध्वज को टिकाए रखेगा,
पर इसकी असली जान तो उन चिन्हों में है जो इस पर उकेरे गए हैं। और यहीं पर ये ध्वज वाकई अनूठा हो जाता है। इस पर 3 चिन्ह हैं, सूर्य, ओम और कोविदार का वृक्ष। सूर्य का चिन्ह तो भगवान राम के सूर्यवंशी होने से जुड़ा है, ये समझना तो आसान है। हाँ, लेकिन यहाँ एक गहरी परत भी है। सूर्य और ओम मिलकर एक ब्रह्मांडीय और एक वंशीय पहचान बनाते हैं। सूर्य जहाँ राजा के दिव्य अधिकार मतलब डिवाइन राइट टू रूल को दर्शाता है, वहीं ओम यह याद दिलाता है कि ये अधिकार भी उस परम सत्ता यानी ब्रह्म के अधीन है जो सृष्टि का आधार है। तो ये राजधर्म और धर्म के बीच का वो संतुलन है जो इन 2 प्रतीकों में छिपा है। ये एक बहुत ही दिलचस्प व्याख्या है। आपने राजधर्म और धर्म के संतुलन की बात की, जो इन 2 प्रतीकों को एक नया आयाम देती है। लेकिन हमारे स्रोतों में असली रोमांच तो तीसरे प्रतीक को लेकर है। ये एक ऐसा चिन्ह है जो सदियों से खोया हुआ था, एक पहेली की तरह। इसे खोजने की कहानी ही अपने आप में एक गहरी पड़ताल है। मैं कोविदार वृक्ष की बात कर रही हूँ। और यहीं पर इस ध्वज का सबसे अनूठा और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण तथ्य सामने आता है। कोविदार का वृक्ष, ये इस ध्वज की आत्मा है। ये एक भूली हुई पहचान को वापस लाने जैसा है। सूर्य और ओम के प्रतीक तो हिंदू दर्शन में सार्वभौमिक महत्व रखते हैं, लेकिन कोविदार वृक्ष ये खास तौर पर अयोध्या के शाही घराने के साथ जुड़ा हुआ है। ये बात सच में हैरान करने वाली है। मतलब एक पूरा साम्राज्य अपने सबसे प्रमुख प्रतीक को सदियों के लिए भूल सकता है। ये दिखाता है कि इतिहास कितना नाजुक हो सकता है। हमारे स्रोतों के अनुसार ये जानकारी समय के साथ कहीं खो गई थी। बिल्कुल, यही इस खोज को इतना महत्वपूर्ण बनाता है। ये एक तरह की ऐतिहासिक जासूसी जैसा है। हाल ही में भारत के विद्वानों ने वाल्मीकि रामायण जैसे प्राचीन ग्रंथों और मेवाड़ रामायण जैसे 17वीं शताब्दी के चित्रों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि अलग-अलग जगहों पर अयोध्या के शाही ध्वज का वर्णन करते हुए एक खास वृक्ष का उल्लेख बार-बार आता है, और वो था कोविदार। तो कह सकते हैं कि ये इंडियाना जोन्स और खोए हुए प्रतीक का मामला है। ये पुनरुद्धार तो है, पर क्या ये जोखिम नहीं है कि एक खोए हुए प्रतीक को आज के संदर्भ में गलत समझा जाए? क्या स्रोतों में ये बताया गया है कि उस समय के लोग इसे ठीक इन्हीं अर्थों में देखते थे? ये एक जरूरी सवाल है। देखिए, किसी भी ऐतिहासिक प्रतीक की व्याख्या हमेशा वर्तमान के चश्मे से ही होती है, लेकिन शोधकर्ताओं ने पूरी कोशिश की है कि वे इसके मूल अर्थ के करीब पहुंच सकें। पौराणिक कथाओं में भी इसका गहरा अर्थ मिलता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार कोविदार वृक्ष कोई साधारण पेड़ नहीं था। इसे ऋषि कश्यप ने 2 दिव्य वृक्षों मंदार और पारिजात को मिलाकर बनाया था, और ये दोनों ही स्वर्ग के वृक्ष माने जाते हैं। तो ये एक तरह का दिव्य संकर वृक्ष हुआ, 2 स्वर्गीय वृक्षों का संगम। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। और इसी वजह से ये सिर्फ एक पेड़ का प्रतीक नहीं है, ये राम राज्य के आदर्श का प्रतिनिधित्व करता है, यानी समृद्धि, सद्भाव और न्यायपूर्ण शासन। अच्छा, तो इसे एक प्रतीक को वापस लाकर वो सिर्फ एक चिन्ह को नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे पूरे आदर्श को पुनर्जीवित करने का संदेश दे रहे हैं। ये एक अकादमिक और ऐतिहासिक शोध का नतीजा है, किसी की कल्पना की उपज नहीं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ध्वज पर क्या अच्छा लगेगा, बल्कि उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि वास्तव में ध्वज पर क्या था। और ये सब कुछ आज 25 नवंबर 2025 को एक साथ आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ध्वज को फहराया। दिन का चुनाव भी बहुत सोच समझकर किया गया लगता है। आज विवाह पंचमी है। हाँ, समय का चुनाव अक्सर ऐसी घटनाओं में एक अतिरिक्त प्रतीकात्मक परत जोड़ता है। विवाह पंचमी भगवान राम और सीता के विवाह का उत्सव है। ये आनंद, मिलन और एक नए अध्याय की शुरुआत का दिन है। तो मंदिर निर्माण के पूरा होने और इस ऐतिहासिक ध्वज को फहराने के लिए इस दिन को चुनना इस पूरी घटना को और भी शुभ और महत्वपूर्ण बना देता है। बिल्कुल। ये इसे सिर्फ एक निर्माण परियोजना के अंत के रूप में नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण की शुरुआत के रूप में प्रस्तुत करता है। तो इस पूरी चर्चा का सार अगर हम देखें, तो अयोध्या का ये धर्म ध्वज सिर्फ एक केसरिया झंडा नहीं है। ये एक त्रिभुजाकार पताका है जिसे आधुनिक इंजीनियरिंग से बनाया गया है ताकि वो सदियों तक टिका रहे। और इस पर 3 गहरे अर्थ वाले प्रतीक हैं, सूर्य और ओम, जो राजधर्म और धर्म का संतुलन दिखाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, सदियों बाद फिर से खोजा गया कोविदार वृक्ष, जो राम राज्य के आदर्श का प्रतीक है। ये आस्था, इतिहास, शोध और तकनीक का एक अद्भुत संगम है।
आपने इसे बहुत अच्छे से सारांशित किया है। हर पहलू पर विचार किया गया है, प्राचीन प्रतीकवाद से लेकर आधुनिक मौसम विज्ञान की चुनौतियों तक। ये एक ऐसा उदाहरण है जहां अतीत की कहानियों को वर्तमान की तकनीक के साथ संरक्षित किया जा रहा है। यह ध्वज हमें अतीत की एक कहानी बताता है, पर यहाँ एक विचारणीय प्रश्न उठता है। क्या? जब सदियों से भूले हुए प्रतीकों को इस तरह पुनर्जीवित किया जाता है, तो वे वर्तमान और भविष्य के लिए क्या नए अर्थ गढ़ते हैं? प्रतीक स्थिर नहीं होते, उनका अर्थ समय और संदर्भ के साथ बदलता है। एक प्राचीन शाही प्रतीक आज के लोकतांत्रिक समाज में क्या मायने रखता है? एक भूला हुआ चिन्ह जब फिर से सार्वजनिक चेतना में आता है, तो क्या वो सिर्फ अपने ऐतिहासिक अर्थ तक सीमित रहता है, या लोग उसे नई आकांक्षाओं और नई पहचानों से जोड़ते हैं? ये सोचने वाली बात है कि ऐसे ऐतिहासिक प्रतीक आज के समाज के लिए क्या मायने रखते हैं और वे भविष्य की पीढ़ियों के लिए क्या बन जाएंगे।